एक्टर हूँ। मैं कहा सलमान शाहरुख भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, कहती हाँ। अभी के टाइम में ऑडियंस इसके, लेकिन 3 इडियट्स जब मैंने देखी थी, ठीक है, मेरे फादर से ऊपर कोई क्रिटिक है ही नहीं। कोई भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल नहीं है जिसने अभी तक इसको रिजेक्ट किया। इस लिस्ट में बेसिकली अमिताभ बच्चन और दूसरा जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं इमरान हाशमी। और इमरान हाशमी का बोला जाए तो उनसे अच्छा एक्टर OTT के आने के बाद मुझे तो लगता है कि सबको फ्रीडम अच्छी मिल गई। काफ़ी फिल्म्स ऐसी हैं जिनको लेटेस्ट जिनको बहुत लोग बेइज्जती कर भी रहे हैं। मैं ना अभी 3-4 दिन पहले मैंने हॉटस्टार पे फिल्म देखी थी वैलिटी। एक डायरेक्टर है बहुत बड़े बॉलीवुड के, वो एक दिन में सिर्फ एक सीन शूट करते हैं और उसके 100-150 टेक। आज के टाइम में जितना भी बॉक्स ऑफिस है वो होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है तो आप उसको कभी लॉस में शो ही नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल, आपका दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट में। कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। कभी लोग फिल्मों से प्रभावित होते हैं अच्छे वे में, कभी बुरे वे में। क्या होगा जब इस आईने पे धूल जम जाए? क्या होगा जब ये आईना धुंधला दिखने लगे? आज हमारे साथ एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अपनी दमदार कहानी के साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो सामाजिक संदेश के साथ साथ इंडस्ट्री में उन्हें एक अलग पहचान दिलाएगी। जी हाँ, उनकी फिल्म वंश पॉकेट फिल्म की ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी है। जाइए देखिए। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं हम नन अदर देन शिवम मल्होत्रा से। कैसे हैं शिवम जी आप? बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई यहाँ बुलाने के लिए, और अटेंशन न्यूज़ का भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में जो पॉडकास्टर्स या अच्छे अच्छे चैनल्स हैं वो एस्पायरिंग लोगों को बुलाते हैं। सबको ये होता है एक बार फेमस हो जाए तब बुलाया जाएगा, लेकिन आपने मेरी वंश फिल्म के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ऑलवेज वेलकम, क्योंकि जब तक हम आपकी कामों का सराहना नहीं करेंगे तब तक आप और कैसे आप आगे बढ़ने के लिए आप मजबूत कैसे बनेंगे। सराहना की बहुत ज़रूरत है, चाहे मैं करूं या कोई और करे या आपके परिवार से आपको सराहना मिले आपके काम के लिए। बहुत ज़रूरी होता है आपके काम को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के लिए। थैंक यू भाई। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का दौर। अभी ज़रूर भाई। सबसे पहले तो यकीन करना मुश्किल है थोड़ा सा कि आप एक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं, क्योंकि हम पॉडकास्ट करने वाले हैं बतौर फिल्म मेकर जी। तो आप पहले उस पर यकीन दिलाइए मुझे आप। नहीं, मैं फिल्म मेकर ही हूँ, एक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मल्होत्रा फैमिली से बिलोंग करते हैं। पिछोकड़ यानी पीछे से लाहौर से हैं, तो हमारे नैन नक्श सभी के ऐसे ही रहते हैं पंजाबियों के। फिल्म मेकिंग का जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हर किसी की अपनी कहानी होती है। आपका क्या कहानी है? क्या बचपन से आपने भी शौक पाले थे या कोई वक्त ने किया हंसी सितम? नहीं, वक्त ने तो हंसी सितम नहीं किया। बेसिकली जब कॉलेज में एंटर हुए थे तो जर्नलिज्म किया था मैंने, और तब एक्टिंग का शौक था। बेसिकली तब था बचपन में, मतलब एक्टिंग था आपके आसपास? बचपन में था एक्टिंग का शौक। तो लेकिन जब इंट्रोडक्शन होती है सभी की, तो मेरे से पहले एक लड़की खड़ी हुई तो उसने बोला कि मैं बड़े होकर डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने उसको पूछा, यार डायरेक्टर क्या एक्टर से भी बड़ा होता है? तो कहती है डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ही तो सभी चलते हैं, वो चाहे स्पोर्ट बॉय हो चाहे एक्टर हो। मैं कहा सलमान शाहरुख भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, कहती हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं डायरेक्शन का ही कोर्स करता हूँ। फिर मैंने जर्नलिज्म के साथ साथ डायरेक्शन का कोर्स करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले जो आपने जिक्र किया कि आपने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की, ये सवाल मेरा आगे था। ओके। लेकिन मैं अभी ये लेना चाहता हूँ कि क्या फिल्म मेकिंग के लिए पढ़ाई जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम में लोग बिना पढ़ाई किए किसी को असिस्ट करके भी फिल्म मेकर बन जाते। नहीं, बेसिकली दोनों ज़रूरी हैं। पढ़ाई में आपको ये पता लग जाता है कि नया क्या आया, एक्सपेक्ट क्या है उस चीज़ के, और एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें करी हैं, स्टडी भी करी है और एक्सपीरियंस भी किया है। कोई फिल्म मेकर या कोई कहानी, ऐसी मूवी हो, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए जो आपको और मजबूत बना दिया होगा आपके इरादे को कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, इस वजह से? हाँ, इंस्पायर तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 इडियट्स जब मैंने देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एकदम डिफरेंट मूवी थी वो। तो मुझे था यार कि ऐसा कुछ तो ज़िंदगी में कभी बनाना है, कभी तो करेंगे वो चीज़। तो 3 इडियट्स देख के तो इंस्पायर हुआ था मैं। अभी आपकी शॉर्ट फिल्म रिलीज हो चुकी है पॉकेट जी पे। जी। पहला प्यार हो या पहला काम हो, बहुत ही कमाल का होता है। राइट। आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये पहले काम? एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बनाई थी हमने, और जब हम मेकिंग करते थे तो मेरा भाई सत्य मेरे सामने बैठा हुआ है, ही इज़ को प्रोड्यूसर। तो हम ऐसे ही मजाक में आपस में बातें करते थे कि यार हम मेकिंग करते हैं और मेकिंग करके ना पॉकेट फिल्म्स पे डालेंगे। तो जब लोगों से पूछते थे कि यार पॉकेट फिल्म्स पे जब फिल्म्स रिव्यू के लिए जाती हैं तो बहुत कम ही सेलेक्ट होती हैं, तो हमें पता नहीं अंदर से ही था कि पॉकेट फिल्म्स पे डालेंगे, पॉकेट फिल्म्स पे डालेंगे। जब मेकिंग करी इतनी अच्छी बन गई कि पॉकेट फिल्म्स पे अब आ भी गई।
कॉलेज का सबसे बेहतरीन मोमेंट आपके लिए क्या था जो आपको लगा कि ये वाला बेस्ट था मेरे करियर में, जो बहुत काम आ रहा है? क्योंकि पढ़ाई तो सिलेबस बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन काम आपके कुछ ही एलिमेंट्स आते हैं आपके राइट। काम में। तो वो क्या सबसे ज्यादा काम आ रहा है आपके? कॉलेज का सबसे ज़्यादा जो काम आ रहा है वो कॉन्टैक्ट्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बनते हैं कॉन्टेक्ट? हाँ कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। जैसे हमारे जो हम ग्रेजुएशन में थे फर्स्ट ईयर में, जो थर्ड ईयर में थे, फ्रेम सिंह नाम है उनका, ही इज़ ए गुड डायरेक्टर ऑफ पंजाब इंडस्ट्री। तो उनके साथ कॉन्टैक्ट कॉलेज से ही हुआ था, उन्हीं को मैंने स्टार्ट में असिस्ट किया था। और फिर धीरे धीरे मनी शेरगिल को किया, अरविंदर खैरा को किया, और नए नए डायरेक्टर मिलते रहते हैं तो हम नए नए लोगों के साथ असिस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही है कि हाँ, कॉलेज से बेनिफिट तो होता है। ये आपने जैसे जिक्र किया कि पहले इरादा था एक्टर बनने का, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी आपने बताई कि राइट। डायरेक्टर सबको उंगलियों पे नचाने वाला होता है, इसलिए आप डायरेक्टर बने। क्या आपने कुछ देर पहले भी एक चीज जिक्र किया था कि इसके पीछे और एक रीजन था कि शॉर्ट फिल्म के पीछे आप फीचर फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी प्रोडक्शन हाउस में कहीं आपको बताया गया था कि डायरेक्टली ऐसे बड़ी फिल्म नहीं मिलती है, राइट। तो आपको छोटी छोटी फिल्में करनी पड़ेगी। राइट। तो क्या वहां पे कभी फील हुआ आपको कि अगर मेरे अभी अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं बड़े बैनर के, कोई नेपोटिज्म बोल सकते हैं आज के टाइम में, वो लोग बोलते हैं कि अपना कोई है पहचान का, बहुत आसान हो जाता है, पहले क्या किया नहीं किया कोई मैटर नहीं करता है। राइट। लेकिन मेरा पता क्या मानना है, अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो छोटी चीज से करो। मतलब वो वहां पे कुछ देर के लिए भी लगा होगा कि नहीं मिला, लेकिन एक अच्छी चीज आपको मिली। नहीं, जब उन्होंने मुझे आइडिया दिया ना कि आप शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं ट्राई करते, तो एकदम से मेरे दिमाग में हुआ, यार ये चीज मैं पहले क्यों नहीं करी। मैं भी तो शॉर्ट फिल्म्स कर ही सकता था, मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, तो चीज़ तो सेम ही है ना। लेकिन जब हम शूट कर रहे थे तो पता लगा हाँ सच में कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ साउंड ऐड होता है उसमें। म्यूजिक वीडियोस में हम म्यूजिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और यहाँ पे हम पहले फिल्म मेकिंग करते हैं और बाद में उसमें म्यूजिक ऐड करते हैं, बस ये फ़र्क था। यहाँ पे आपकी अच्छाई ने काम किया मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक रिजेक्शन था आपके लिए। हाँ नहीं, हाँ उन्होंने तो अपनी तरफ से रिजेक्ट ही किया था, कह सकते हो, लेकिन मुझे तो आइडिया आ गया, मुझे लगा ठीक है यार ये चीज़ करते हैं। तो फिर उसी के बाद मैंने जब अब ये फिल्म मेकिंग यानी ये वंश जब बनाई, तो वंश बनाने के बाद जब हमने अब ये फिल्म फेस्टिवल्स को अप्रोच करना शुरू किया, तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया। कोई भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल नहीं है जिसने अभी तक इसको रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है, इसकी राइट नाउ 14 सिलेक्शंस हो चुकी हैं, उसमें से 8 हमें अवार्ड मिल चुके हैं, और बाकियों की अभी अपकमिंग है। और जिसमें सबसे बड़ा ये दारा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें टॉप 50 में चल रही है अभी। तो सबसे बड़ी बात उसकी ये है, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। क्योंकि जब दारा साहब फाल्के में हम जब फिल्म डालने वाले थे, जब वेबसाइट पे देखा कि यहाँ पे 10,000 से 12,000 फिल्म्स आती हैं, तो मुझे था यार चलो टॉप 1000 में भी आ जाए ना, इट्स इनफ। और लेकिन ये तो टॉप 50 में आ गई, तो यही सबसे बड़ी बात थी। कहा जाता है कि आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो सबसे जो पहले शुभ चिंतक आपके होता है आपके घर वाले होते हैं। राइट। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिला अपने फैमिली से इस काम के बाद? मेरी फैमिली अगर बताऊं तो हर एक एक्सपेक्ट में मेरे साथ है, बचपन से लेके अब तक। सबसे बड़ी बात है जो हमारे फादर हैं, फादर हमारे ऐसे हैं कि एकदम दोस्तों जैसे हैं। तो उनका शुरू से ये सिस्टम था कि चाहे सही काम करो चाहे गलत काम करो, लेकिन मुझे बता के करो। अगर गलत काम कर भी दिया तो भी आके मुझे बताओ, मैं हूँ आपको संभालने के लिए। तो कभी डर फील ही नहीं हुआ। अगर कुछ भी करना हो लाइफ में तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाई, फिल्म बनाई, या कुछ भी छोटी मोटी कोई चीज़ लिखी भी, तो हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के उसको कंसीडर करते हैं, उसको देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, अच्छा नहीं ये चीज़ चेंज कर सकते हैं या ये ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमारा यही चलता है। आपके फादर क्रिटिक भी हैं आपके कामों को लेके? बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक है, मेरे फादर से ऊपर कोई क्रिटिक है ही नहीं। मैंने आज तक जितने म्यूज़िक वीडियोस बनाए ना, मुझे पता होता है कि उसमें से कौन सी गलती हुई है, और सिर्फ मेरे पापा को पता होता है। और वो मुझे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ क्यों नहीं हुई। पब्लिक को नहीं पता चलता, इवन कि कई बार भाइयों को भी नहीं पता चलता, लेकिन पापा को हर बार पता चलता है। ये शॉर्ट फिल्म वंश को लेके हमने सुना है कि ये कहानी आपके पापा की लिखी हुई है, क्या है इसके पीछे कहानी? बेसिकली पापा ने ये 2000 में लिखी थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि उन्होंने 2000 में लिखी थी, लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ होता भी नहीं था। कैमरास वगैरह हायर करना या क्रू हायर करना छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, जैसे आज के टाइम पे हमारे लिए ईजी हो गया, पहले नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ लिखी थी, बना नहीं पाए थे। लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे सुनाई तो मैंने कहा अगर मेरी पहली फिल्म है तो यही क्यों ना हो। पापा की लिखी हुई चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए उससे प्राउड वाली चीज़ कोई है ही नहीं।
और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें मेरा बेटा भी है। ओके, एक्टिंग कर रहे हैं उसमें। हाँ, उसका छोटा सा रोल है क्योंकि अभी 2 साल का है वो। तो तीनों की तीनों जनरेशन एक ही फिल्म में आ गई, ये सबसे बड़ी बात थी। एक फन क्वेश्चन है, क्या पापा ने चार्ज भी लिया इसके लिए? नहीं, पापा ने बोला जरूर था कि अगर जो बाकी एक्टर्स को पे कर रहा है मुझे भी पे कर, तो लेकिन लिया नहीं, चार्ज लिया नहीं। ओके, कहाँ कहाँ से अवार्ड मिला है? सबसे टॉप जो आपको अचीवमेंट मिली अभी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हम। सबसे पहला जो अवार्ड मिला था ये साउथ का था। अ, नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ उसका। थिलिसरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो साउथ में होता है, उसका था। फिर उसके बाद ये नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है काफ़ी बड़ा दिल्ली में, उसका मिला। फिर उसके बाद इंडो दुबई, उसमें मिला, दुबई का फिल्म फेस्टिवल था। फिर उसके बाद ये औरंगाबाद में कल ही मिला है, रील्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और फिर एक ब्राज़ील में था, प्ले शॉट्स, उसका मिला। फिल्म मेकिंग बहुत ही चैलेंजेस पार्ट, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कितने प्रिपेयर हैं आप इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल के लिए, कि आपको लगता है कि स्ट्रगल नहीं होगा? नहीं, स्ट्रगल तो होगा, स्ट्रगल नो डाउट स्ट्रगल होगा, अभी भी कर ही रहे हैं। लेकिन प्रिपेयर इसलिए हैं क्योंकि पापा साथ में है। हमारे पापा का ये सिस्टम है कि वो आपको मैंने पहले भी बताया, वो बोलते डरना नहीं है यार, फेलियर से तो बिल्कुल नहीं डरना। एक बार करो, एक बार नहीं होगा तो 10वीं बार तो हो ही जाएगा ना, लेकिन करो। तो वही चीज़ है। जब हम पहले पंजाब में ही रहते थे, ये कोविड जब ख़त्म हुआ, कोविड ख़त्म होने के बाद ही हम यहाँ पे मूव करे, क्योंकि छोटा भाई मेरा एक्टर है यूनिक मल्होत्रा, वो एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहा था। तो हमें लगा यार अकेला जा रहा है, इट्स नॉट सेफ। और यहाँ पे आया, 1-2 महीना वो यहीं आराम नगर में अपने 2-3 दोस्तों के साथ रहा। जैसे हमारा स्टूडियो है, इससे भी छोटा शायद उनका वो रूम होगा, तो वहाँ पे रहता था। लेकिन हमें डेली मैसेज आते थे कि स्विगी पे इतने पैसे गए, जोमेटो पे इतने पैसे गए। हमने कहा अगर ये बाहर का खाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तबीयत ख़राब रहेगी, सब कुछ हो जाएगा, तो एक्टिंग तो छोड़ ही दो। फिर हमने पूरी फैमिली ने वहाँ से अपना पुराना नेटिव घर सेल किया और यहाँ पे आ गए। ओके, अभी विद फैमिली मुंबई में? हाँ, विद फैमिली। फिर हम यहाँ पे मुंबई जेपी इंफ्रा में ही रहते हैं तब से। पापा का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? आपने जैसा बताया कि वो बोलते डरना नहीं है, राइट। और क्या पापा की सबसे खूबी, क्योंकि पापा आपके इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर जरूर करते होंगे वो। राइट। पापा की जो सबसे अच्छी खूबी है वो तो ये है कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में बात मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ, कनेक्शन है दोनों। कि हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद उन्होंने कुछ साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया हो कि हम इस लेवल पे जाएंगे। ओके, तभी उन्होंने हमें इस लेवल में डाला। नहीं तो पंजाब में जलंधर सिटी में रह रहे हो, यानी जब मेरा छोटा भाई तब 16 साल का था, ठीक है, तब आपने सोचा हो कि आप बॉम्बे जाओगे अकेले रहने के लिए, तो आपके बाप आपको हाँ भी कर दें कि हाँ बेटा चला जा, तो इट मीन्स उसके पीछे उन्होंने पहले ही कुछ देखा होगा। हमें चाहे नहीं बताया हो, लेकिन देखा तो होगा। तो सबसे बड़ा एक्सपेक्ट तो यही है। तो उसके बाद अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस रहा है बतौर राइटर जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमारे तो बहुत काम आता है। हर एक चीज़ में अगर हमने छोटी मोटी भी कोई स्क्रिप्टिंग करनी हो या किसी चीज़, क्योंकि पापा के मन में ना आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त आते हैं, तो वो नए नए आइडियाज़ हमें देते रहते हैं, म्यूज़िक वीडियोस के लिए भी या किसी रील के लिए भी या किसी प्रोजेक्ट के लिए भी। ओके, इसके शॉर्ट फिल्म के अलावा म्यूजिक वीडियो में भी पापा का इन्वॉल्वमेंट? हाँ हाँ, 100% स्क्रिप्ट में? हाँ, म्यूज़िक वीडियो में भी। जैसे मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हमारा ये सिस्टम है, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पूरी फैमिली साथ में बैठेगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में उसको देखेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी चल रही है, इस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये हमारा चलता ही रहता है। आप मानोगे नहीं, हंसने वाली बात है, हमारा एडिटर है जयेश, वो बेचारा इतना तंग हो गया था कि हमारे ये वंश की प्रीव्यू की बात कर रहा हूँ, प्रीव्यू का जब भी आता था ना हमारे पास, वंश का नया चेंज आ जाता था। कभी मैं कुछ चेंज बता देता था, कभी सत्यम चेंज बता देता था, कभी यूनिक बता देता था, कभी पापा बता देते थे। उस बंदे को 50 बार एडिट करना पड़ा इसी चक्कर में, इसीलिए ये परफेक्ट निकल के आई है। पेशेंस होगा उस एडिटर का? पेशेंस तो है उसके अंदर, चिढ़ जाता बहुत। उसके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है उस बंदे के अंदर। लेकिन चीज यही है कि हमारा ये होता है कि अगर इतनी सी भी गलती है ना, तो अगर हम उसको छुपा सकते हैं तो छुपाना है, गलती दिखनी नहीं चाहिए। ये कहानी का आइडिया कहाँ से आया वंश को लेके? क्योंकि जब इतने अवार्ड्स मिले हैं तो राइट, बेशक बहुत कमाल की स्टोरी होगी। कहानी का आइडिया आया था पापा को, ऐसे ही समझ लो कि हमारे कोई रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव। ओके, वो कहीं से रेफरेंस? हाँ, रेफरेंस कह सकते हो। तो उनमें अबॉर्शंस बहुत होते थे लड़कियों के,
लड़कियों के अबॉर्शंस बहुत होते थे, जिस वजह से पापा को सोचा यार इस पे कुछ तो बनाना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए। तो तब उन्होंने लिखी थी कि ऐसे ऐसे करके कि एक लड़की है, वो अपने बाप को इतना प्यार करती है कि उसके डेली रूटीन तक वो फॉलो करती है। 7-8 साल की लड़की है, लेकिन उसको पता है कि उसके पापा के कपड़े कहाँ पड़े हैं, शूज़ कहाँ पड़े हैं, पापा कौन सा अखबार पढ़ते हैं, पापा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और वो सुबह उठ के पापा की ड्रेसेस प्रेस करती है और अच्छे से रखती है ताकि पापा को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बाप ऐसा है कि वो, उसको पता है यार 8 साल की लड़की हो गई है, अगर अब मेरे घर में बेटा नहीं हुआ तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसको वो ट्राई करता रहता है। पहले वो मेडिकली ट्राई करता है, मेडिकली वो सिस्टम नहीं बन पाता है, तो फिर उसको एक डॉक्टर सलाह देता है कि मेरे मेरे एक नॉन में एक बाबा है जो ये काम करते हैं। तो बाबा आते हैं वहाँ पे, तो बाबा उसको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो टोटल चेंज हो जाती है। अब वो क्या चेंज होता है उसके लिए आप फिल्म देखो, पॉकेट फिल्म्स पे है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक बार आपको अच्छे काम मिल जाए या आपने अच्छा काम कर ले, फिर लत लग जाती है, भूख बढ़ जाती है। राइट। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट देने के बाद आपकी भूख कितनी बढ़ी है और काम करने की? मैं सही बताऊं तो मैं ये कभी नहीं सोचता कि मुझे काम ऐसा आए कि सक्सेस बढ़ता रहे। मुझे ये होता है काम ऐसा है जो मेरे मन को ओके कर दे। ओके, आपके लिए सक्सेस मैटर नहीं करता। मेरे लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है रेदर देन सक्सेस। क्योंकि जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, मेरी फैमिली को वो चीज़ पसंद आ रही है, पब्लिक मुझे फ़ोन कर रही है जिस चीज़ के लिए। अभी आपको इसी बात पे बोलता हूँ कि अभी 2 बजे आते आते फ्लाइट से जब उतरे थे तो मुझे फ़ोन आया था हमारे एक रिलेटिव का, वो रो रहे थे फ़ोन पे। तो मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा शायद कोई बुरी खबर है। उन्होंने बोला यार तेरी वंश देख रहा था, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा धत। तो तो उसमें एक टिपिकल सीन है कि जब उसके बाप को पता लग जाता है कि लड़की मर गई है तो वो रोता है, बहुत बहुत ही अजब तरीके से रोता है। तो वो देख के वो रो रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते क्या ही बना दिया तूने। तो बस ये चीज़ें जब मिल जाती हैं तो मुझे लगता है इससे यार, बड़ा हो गया, क्या चाहिए? यही अवार्ड है आपको, यही हो गया। ट्रॉफी से बड़ा अवार्ड। अब कल हम अवार्ड्स में थे तो 30 से ऊपर लोग स्पेशल मुझे मिलने आए, और लेडीज उनमें ज़्यादा थी। तो वो बोल रहे थे कि यार हमने ना ये चीज़ देखी है, हमारे किसी फलाने में ऐसा हुआ था, हमारे किसी नॉन में ऐसा हुआ था, या हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी थी। तो लोग उस चीज़ को फील करते हैं, उसमें काम बन जाता है कि यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिल्मी करियर की शुरुआत हो चुकी है आपके शॉर्ट फिल्म से। जी। जब सपने बड़े होते हैं हमारे तो एक विश लिस्ट भी हम तैयार करते हैं कि मुझे इन एक्टर के साथ काम करना है या इन डायरेक्टर के साथ काम करना है। क्या आपने भी कुछ अपनी विश लिस्ट बनाई है अभी तक? मेरी विश लिस्ट में बेसिकली अमिताभ बच्चन सर हैं, जो सबकी विश लिस्ट में मोस्टली होते ही हैं। तो अगर मौका मिला तो ज़रूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। और दूसरा जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं इमरान हाशमी, अगर उनके साथ मौका मिलेगा तो ज़रूर। आपने 2 नाम लिया है, क्या उनकी खूबी आपको बहुत कमाल की लगती है? एक्टर तो बहुत कमाल के हैं वो, लेकिन आपको कौन सा चीज़ उनका दोनों का अच्छा लगा बहुत कि इस वजह से उनके साथ काम करना चाहते हैं आप? स्टारडम को अगर साइड कर दे तो? नहीं, स्टारडम की बात तो नहीं, स्टारडम के लिए नहीं मैं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर अमिताभ बच्चन सर की बात करो तो उनका जितना सुना है कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और टाइमली सारा काम करते हैं, सेट पे पहुंचते हैं, शूट भी प्रॉपर अच्छे तरीके से करते हैं, प्लस एक लीजेंड है। तो उनके साथ तो बनता ही है कि उनको साथ तो फ्रेम में उनको एक बार लेके आना ही चाहिए अपने फ्रेम में। और इमरान हाशमी का बोला जाए तो उनसे अच्छा एक्टर कोई नहीं है, सही बताऊं तो। जितना नेचुरल वो काम करते हैं, नेचुरलिज्म अगर देखा जाए तो एक्टिंग में वही लेके आए थे। सिर्फ एक छोटे से डायलॉग से पूरा इम्पैक्ट चेंज कर देते हैं। कई लोगों को नहीं समझ आता, वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छे नेचुरल एक्टर हैं वो। तो जरूर उनके साथ काम करना चाहूँगा। आपने 2 नाम लिया, अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी। जी। इनको किस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? कुछ ऐसा आपके माइंड में है जो अभी तक वैसा किरदार उन्होंने नहीं किया हो या उस तरह की कहानी में उन्होंने काम नहीं किया? कुछ आपके ज़हन में वो कहानी घूम रहा है? जहन में नहीं, अभी कहानी तो नहीं है, सही बताऊं तो कहानी तो नहीं है, लेकिन अगर होगी तो देखेंगे। ये जो शॉर्ट फिल्म का आपका तजुर्बा रहा, कोई भी काम आप करते हैं तो एक एक्सपीरियंस इस तरीके से मिलता है कि आपको एक चीज समझ में आती है जी। कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हम एक अच्छी फिल्म बना सके। राइट। तो क्या लेसन मिला आपको इस शॉर्ट फिल्म से ताकि आप जो न्यू कमर जो डायरेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं उनको ये चीज दोबारा वो मिस्टेक ना करें जो आपने किया हो? मेरे से एक ही मिस्टेक हुई थी कि मेरे जो पहले मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जिस आदमी को हायर किया था, मैंने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था। ओके।
तो लेकिन जब मेरे पास वो बीजीएम आया, मुझे पसंद नहीं आया, इवन कि समझ लो 1% भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मेरा एक वीक पूरा ख़राब हो गया था। तो वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा सबको कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, चाहे वो सामने वाला जितना मर्जी प्रोफेशनल बंदा हो, लेकिन उसको देखो कि थोड़ा सा काम दे के देखो, अगर वो अच्छा करता है फिर ही उससे अच्छा प्रोजेक्ट दो, या उसके काम को कंटिन्यू निगरानी रखते रहो कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनसे उसके रिव्यूज़ मांगते रहो, उनसे उसके रफ कट मांगते रहो, अगर एडिटिंग करवा रहे हो, अगर म्यूज़िक करवा रहे हो तो कुछ कुछ पीस मंगवाते रहो कि क्या अच्छा बनाया आपने, मेरी वीडियो के साथ वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, मेरी स्टोरी को मैच करेगा नहीं करेगा। तो ये गलती मैंने करी थी, ये मत करो बस। फिल्म मेकर को, आर्टिस्ट जो एक्टर होते हैं, उनको किस हद तक फ्रीडम देना चाहिए? क्योंकि एक होता है कि आप एक तरफ अपनी स्क्रिप्ट पे पकड़ के बैठते हैं कि मुझे इसको हिलाना नहीं है कहीं से भी, जैसे फिल्म मेकर भी कर सकते हैं कि इंस्टेंट कुछ आइडिया आया या कभी एक्टर के दिमाग में आता है कि नहीं इस डायलॉग्स को इस तरीके से करते हैं, तो किस हद तक फ्रीडम देना चाहिए? ये जो है ना, ये आपको एक्टर को जब फर्स्ट मीटिंग में मिलते हो, आपको पता चल जाता है कि वो एक्टर किस लेवल का है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस कर सकता है, फिर आप उसको 100% फ्रीडम दे दो। ये चीज मीटिंग के दौरान ही आपको समझ में आ जाए, पता लग जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन लग जाती है फर्स्ट मीटिंग में कि ये बंदा ये नरेशन दे रहे हो। राइट, ये बंदा ये चीज कर लेगा, या इसको इसका कैरेक्टर का फील समझ आ गया, ये सोच रहा है अपने कैरेक्टर को कि हाँ मैं ये बन चुका हूँ। तो आप उसको प्रॉपर फ्रीडम दे दो, वो सेट पे जाए जो मर्जी करे, वो अच्छा ही करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो एक्टर है इस थोड़ा डर रहा है उस करेक्टर को करने के लिए, या वो करेक्टर उसको समझ नहीं आ रहा है, या उसकी एज के बार के ऊपर है ज़्यादा या ज़्यादा नीचे है, तो वो उसको प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, तो फिर आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरे डायलॉग्स है, आपको इसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वंश को लेके आगे क्या प्लान किया आपने? पॉकेट फिल्म पे रिलीज हो चुकी है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रेजेंट करने वाले हैं आप? वंश को मैंने अभी कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजा है, वेनिस में भेजा है, अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा है, और दारा फाल्के में तो टॉप 50 में चल ही रही है। उसके बाद में आगे का जो मेरा प्लान है, फिल्म फेयर होगा अगस्त में, उसमें अप्लाई करूँगा, फिर नेशनल अवार्ड्स के लिए भी इसको भेजूंगा। तो ट्राई करूँगा जहाँ तक जा सके, जितनी ऊपर जाएगी उतना ही बढ़िया अपने लिए। किसी भी प्रोजेक्ट का बजट बहुत मैटर करता है। राइट। आपके पास पैसे हैं तो उसको अच्छे लेवल पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मेकर्स होते हैं, बहुत सारे जो नए शुरुआत करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे जुटाकर वो फिल्में बनाते हैं। राइट। प्रमोशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो क्या आज के रेट में प्रमोशन के लिए पैसे नहीं है तो क्या आपकी फिल्म डब्बा बंद हो जाएगी, या कोई ऐसा ऑप्शन आपके माइंड में होता है, आज चलता है कि उस तरीके से आप फिल्मों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिना बजट लगाए? राइट, क्वेश्चन अच्छा है आपका। बेसिक क्या है कि आज के टाइम में तो इंस्टाग्राम सबका माई बाप बना हुआ है। ठीक है। राइट। आप अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील भी डाल दो ना 30 सेकंड की, तो आप स्टार बन सकते हो, जैसे इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आपको छोटा वर्जन या बड़ा वर्जन कुछ भी अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो, अगर लोग उसको पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट में दम होगा तो लोग पसंद करेंगे। हाँ, बहुत मैटर करता है। वो तो है ही है ना। अगर आप बोलो कि कंटेंट में भी दम नहीं है और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर नहीं आप कर सकते। या तो कंटेंट में दम होना चाहिए आज के टाइम में, या अच्छा पैसा होना चाहिए। क्योंकि काफी फिल्म्स ऐसी हैं जिनको लेटेस्ट, जिनको बहुत लोग बेइज्जती कर भी रहे हैं, जिन एक्टर्स की या जिन फिल्म्स की, तो वो पैसे के दम पे हैं। पैसे के दम पे। लेकिन अगर वो कंटेंट के दम में होती या एक्टर्स अच्छे होते तो चलती वो। कि अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में ऑडियंस इज किंग। आप उसको बेकार नहीं समझ सकते या आप उसको पागल नहीं बना सकते। उनको एक दिन में पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आगे करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही बहुत सारे हैं। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा एलिमेंट्स होते हैं जब आपको लगता है कि ये शॉट मेरा परफेक्ट था? कोई ऐसी चीजें होती है, क्लिक होती है माइंड में कि सेटिस्फैक्शन वाली कि ये परफेक्ट शॉट था? परफेक्ट शॉट तो सभी होते हैं, एक्टर ने भी वही काम करना है, सेट भी आपका वैसे ही है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े दिक्कत ये आ सकती है, आपका टेक्नीशियन की तरफ से गलती हो सकती है, या एक्टर की एक्टिंग जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। तो परफेक्ट शॉट यही है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 टेक लिए हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि यार 3 नंबर वाले टेक में 50% अच्छा है, 1 नंबर वाले टेक में 50% अच्छा है, तो आप उसको मर्ज कर लो, आप वो भी कर सकते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, वो पागलों की तरह टेक ही लेते रहते हैं, एक ही चीज़ के 15-20 टेक। अभी एक हंसी वाली बात है, अभी एक डायरेक्टर है बहुत बड़े बॉलीवुड के,
वो एक दिन में सिर्फ एक सीन शूट करते हैं और उसके 100-150 टेक लेते हैं। पहला लाइन सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्शन है, लेकिन इसीलिए अगेन आपने बोला कि मैंने ये सुना है, इसलिए मैं शॉक हुआ कि एक दिन में सिर्फ वो 100-150 टेक एक ही सीन के लेते हैं, एक ही शॉट के लेते हैं। वो शॉर्टेक क्या वो इम्प्रोवाइज करके बेस्ट शॉट ढूंढने पता के ही नहीं। चक्कर में या मिस्टेक की वजह ये से? मुझे भी समझ नहीं आया। ये तो जब अगर उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला तो पता लगेगा, क्योंकि मैंने तो उनके क्रू से किसी से सुना है कि वो सारा दिन ही टेक ही लेते रहते हैं। एक शॉट उन्होंने पकड़ लिया और वो चलता रहेगा फुल डे। या तो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करते हैं कि उनको हल्की सी भी जो गलती है वो चाहिए ही नहीं, और वो एज ए एडिटर अगर उनको बोला जाए तो वो ये चाहते हैं कि टेक्स को आपस में मर्ज नहीं करना चाहिए, सिंगल एक ही टेक है वही परफेक्ट होना चाहिए। तो वो लेने के चक्कर में वो पूरा दिन लगा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सारे टेक देखो, फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक टेक में आपका फेस अच्छा आ रहा होगा, एक टेक में मेरा अच्छा आ रहा होगा, वो एडिटर के ऊपर है, उसने क्या लगाना है, वो चीज़ भी तो है। उस सबकी अपनी स्टाइल होती है, मानते हैं आप डायरेक्शन का? हर एक कि का अपना वे है। डायरेक्शन में कभी कुछ ऐसा आपके माइंड में आया कि डायरेक्शन सभी करते हैं लेकिन आप खुद को कुछ डिफरेंट मानते हैं? किस एंगल से मानते हैं कि क्या बेस्ट करते हैं आप? मैं स्टोरी टेलिंग अच्छी करता हूँ, ओके। क्योंकि स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है बेसिकली। क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना सिस्टम होता है। जैसे राजा मौली जो हैं वो ग्रैंड सेट्स के लिए जाने जाते हैं, भंसाली। बंसाली ग्रैंड सेट्स के लिए जाने जाते हैं, करण जौहर अपनी स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी पता नहीं मूवीज कई ऐसी होती राजश्री हैं फैमिली जो ड्रामा। लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन उनकी मूवीज में स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं। राजश्री फैमिली राष्ट्रीय फैमिली ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। तो संदीप रेड्डी वांगा एक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो मैं स्टोरी टेलिंग के लिए पॉपुलर होना चाहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग ऐसी है बंदे की, स्टार्ट से लेके एंड तक उसने पब्लिक को पकड़ के रखा। कोई भी सीन ऐसा नहीं लगा हमें कि ये चीज़ बोर कर रही है या ये चीज़ होनी चाहिए थी नहीं हुई, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम कई बार ऐसे होता है, कई फिल्म्स देखते हैं ओटीटी पे, समझ लो हम फिल्म देख रहे हैं, हमारे पास 2 घंटे हैं, हमने 2 घंटे की फिल्म को प्ले किया, लेकिन उसमें एक सीन आया डेथ का। अब हर एक को पता है डेथ हो गई है तो उसके बाद उसका क्रियाक्रम होगा, ठीक है, या उसकी अस्थियां बहाई जाएंगी। जी। तो मुझे ये समझ नहीं आता वो चीज़ दिखाने की जरूरत क्या है। अभी आप मैंने किस एंगल से देखते हैं उसको प्रेजेंट करना चाहिए? डेथ हो गई, बात खत्म, सिंपल सी बात है ना, डेथ हो गई तो सबको पता है, अगर वो किसी भी धर्म का है वो उसको उसके हिसाब से उसका क्रिमेशन करेंगे। वो चीज़ दिखाने की जरूरत क्या है? वो आप तभी दिखाओगे जब आपको पता है कि आपके स्क्रीन प्ले में वो चीज़ थी, लेकिन आपको स्पेस ज़्यादा बढ़ानी थी तो आपने उसको लंबा खींच दिया। आपके हिसाब से वो परफेक्ट शॉट नहीं है, वो नहीं होना चाहिए? हाँ, वो परफेक्ट सीन नहीं है मेरे हिसाब से। अभी मैंने अमेजोन पे देखी थी 2-3 दिन पहले एक फिल्म, साउथ की फिल्म है वो। डेथ हुई, डेथ होने के बाद एक्टर जो है वो आया वहाँ पे अपनी मदर की क्रिमेशन पे। अब वो क्रिमेशन पे अकेले अकेले का रोने का शॉट दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको आग जलाने का शॉट दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको अस्थियां बहाने का शॉट दिखा रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है वो चीज़ें देखने के लिए। ऑडियंस तो एंगेज होती है लेकिन उस सीन से नहीं, स्किप कर देती है। मैं तो स्किप कर देता हूँ बेसिकली, सही बताऊँ तो। और मुझे लगता है कि सभी वो चीज़ स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि सबको पता है वो चीज़, ये इसके बाद ये होने वाला, सबको पता है। आपको वो चीज़ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, कट्टू में खेलो। ओटीटी के आने से बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, एक्टर्स के लिए भी, राइट, मेकर्स के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। राइट। क्या ओटीटी के आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है या कम हुआ है? बहुत लोगों का मानना है बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग मानते हैं कि कंपटीशन कम हुआ है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन 2-4 सालों में? ओटीटी के आने के बाद मुझे तो लगता है कि सबको फ्रीडम अच्छी मिल गई है। ओके, जो डायरेक्टर्स कंटेंट को आप भी, थिएटर में नहीं डाल एक्टर्स सकते थे को OTT। भी, कि आप जो चीज़, हाँ ऑब्वियसली जो चीज़ आप थिएटर पे नहीं कर सकते थे या जिस चीज़ के लिए आप टाइम बाउंड होते थे वो अब नहीं है। आपको पता है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, आप उसको 5-6 महीने में अच्छे लेवल पे एक बना के उसके 10-12 एपिसोड आप ओटीटी पे डाल सकते हो। अब कई बार होता था कि आपका पास कंटेंट बड़ा होता था, समझ लो 5-6 घंटे का आपका कंटेंट है, लेकिन आपको उसको शॉर्ट करके 2 घंटे में लगा के फिर थिएटर में डालना पड़ता है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि कुछ कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी जो कट हो गई। लेकिन ओटीटी में आपको ये फ़ायदा है, एपिसोड बनाते जाओ, दिखाते जाओ। जैसे मिर्ज़ापुर है, अभी तीसरे सीज़न पे आ गया, तीसरा सीज़न भी उसका रिलीज़ हो गया। आश्रम का तीसरा सीज़न रिलीज़ हो गया। अगर ये फिल्म होती तो एक ही हो सकती थी, इतना लंबा नहीं दिखा पाते वो। शॉर्ट फिल्म का मार्केट बहुत बढ़ गया है।
आज की जनरेशन में देखा जाता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर भी शॉर्ट फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े बैनर के तले बड़े एक्टरों के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि बड़े बैनर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बड़े स्केल पे फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू कमर अपनी फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उनके पास उतने स्केल का कुछ ऐसा बजट नहीं होता, ना ही उतने उनके पास कोई सोर्स होता है कि उसको प्रेजेंट कर सके। इस मामले में क्या शॉर्ट फिल्म को लेके क्या फ्यूचर देखते हैं आप, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है? शॉर्ट फिल्म का सबसे अच्छा रिसोर्स जो है ना, अगर आपको आपकी शॉर्ट फिल्म पिच करनी है तो फिल्म फ्रीवे वेबसाइट है, शायद आपको पता होगा, पब्लिक को भी शायद पता ही होगा। तो फिल्म फ्रीवे का क्या फ़ायदा है कि उसमें 14,000 से ऊपर फिल्म फेस्टिवल्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 300-400 फिल्म फेस्टिवल जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें से इंडिया के शायद 8-10 फेस्टिवल्स हैं और बाकी फॉरेन के हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, छोटे बजट पे भी फिल्म बनाओ तो उन पे डाल दो, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अभी इंडिया में जैसे अभी ये चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल है, मैंने चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में भी डाली थी। फेस्टिवल वो बहुत बड़ा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फिल्म फेस्टिवल है, लेकिन उसकी फ़ीस ज़ीरो है। तो उसमें भी सिलेक्शन हुई है मेरी फिल्म, उसमें डाल दो। एक कलाकार फिल्म फेस्ट करके है, कलकत्ता का है शायद वो, उसमें डाल दो, वो भी फ्री करता है। फिर एक अभी मैंने ये जो चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल है उसका भी मुझे भी ट्रॉफी मिली थी, उसमें भी वंश को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और उसका बेस्ट फिल्म का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। तो ऐसे ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स देखो, जो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फ्री वालों में डाल दो। ओके, कोई चार्ज नहीं हो वहाँ पे? नहीं, उन पे कोई चार्ज नहीं है। आपका क्या उद्देश्य था ये फिल्म को बनाने का? पैसा कमाना, फेम कमाना, क्या मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि ये फिल्म काफ़ी सारे लोगों के पास पहुंचे और ये जो अबॉर्शंस होते हैं गर्ल्स के, या हिंदी में बोले तो भ्रूण हत्या जो होती है, ये चीज़ें बंद हो जाए ओके। और लोगों को लालच बंद हो जाए लड़के का। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको होता है कि यार हमारे पहले लड़की है, अभी दूसरा लड़का हो जाए तो वंश आगे बढ़ जाएगा। क्या कर लोगे वंश आगे बढ़ा के? औरंगजेब ने क्या कर लिया वंश आगे बढ़ा के, तो आप ही क्या कर लोगे? जैसे आप अपनी ये इस फिल्म से एक मकसद आपका था कि ये फिल्म इस तरीके से लोगों को प्रभावित करे। जी। क्या आप भी कभी किसी फिल्म से प्रभावित हुए हैं, या आपके अंदर कोई अच्छी चीज आई हो किसी फिल्म के थ्रू, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो आप पे? मैं ना अभी 3-4 दिन पहले मैंने हॉटस्टार पे फिल्म देखी थी, वैलिटी। वो डॉग्स के ऊपर है, साउथ के किसी डायरेक्टर ने बनाई है वो फिल्म आप भी ज़रूर देखना और पब्लिक आप भी ज़रूर देखिएगा। वो बहुत इम्पैक्टफुल पिक्चर है। वो कुत्तों की लाइफ पे उन्होंने फिल्म बनाई है, डॉग्स की लाइफ पे। 4-5 डॉग्स लेके थ्रू आउट द फिल्म 2 घंटे का स्क्रीन प्ले अच्छे लेवल पे लिखा है, अच्छे लेवल पे शूट किया है। तो उस फिल्म ने मुझे इतना तो करवा दिया कि यार इंसान छोड़ो, आप जानवरों से भी काम करवा सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पे करवा सकते हो। जैसा आपने बताया कि मैंने सवाल जो मेरा था कि किसी फिल्म में आपको कभी प्रभावित किया, अच्छे वे में और बुरे वे में। अच्छा वे आपने बताया कि ये फिल्म बहुत इम्पैक्टफुल रहा, जो अच्छी लगी आपको। राइट। क्या किसी फिल्म में आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाला, या कोई लत लग गई हो, या कोई फैशन ऐसा जो अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आपने उसको अपना लिया हो कभी? नहीं, बुरा प्रभाव अभी तक तो नहीं किसी फिल्म में नहीं डाला, क्योंकि मेरी ना एक आदत है, मेरी फैमिली की ये आदत है कि हम अच्छी फिल्म तो देखते हैं लेकिन बुरी फिल्म स्पेशल देखते हैं, ताकि पता लगे इन्होंने क्या गलती करी और हमने वो चीज़ नहीं करनी। जिस फिल्म का हमें पता चलता है ना कि पब्लिक उसको बोल रही है कि यार ये फिल्म खराब है, या इस एक्टर ने खराब एक्टिंग करी है, या हमें फिल्म देख के ही पता लग गया 5 मिनट में कि ये फिल्म बेकार है, फिर भी हम उसको पूरा देखते हैं ताकि पता लगे ये गलतियां हुई हैं, ये हमने रिपीट नहीं करनी। ये जरूर करते हैं हम। अवार्ड काफी सारे आपने बताया कि सबमिट किया आपने, आपको अवार्ड भी मिल रहे हैं, आपने ऑस्कर में भी सबमिट किया है जी। लेकिन हमने सुना है कहीं पे कि ऑस्कर में भी कभी ना कभी चूक हो जाती है कोई, की जो फिल्म डिजर्विंग नहीं है उसको भी मिल जाते, कभी ऐसा आपने सुना है? अब उनका क्राइटेरिया क्या रहता है फिल्म सेलेक्ट करने का या फिल्म को जिताने का, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने अभी जो ऑस्कर में अनोरा करके फिल्म आई है, वो प्रोस्टिट्यूट की लाइफ के ऊपर पिक्चर है, लेकिन वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। मुझे लोगों का तो नहीं पता क्यों ऑस्कर मिला उसको, क्यों वो अभी राइट नाउ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर प्रोस्टिट्यूट की लाइफ दिखानी है तो आप उसका स्ट्रगल भी दिखा सकते थे। उन्होंने उसमें थ्रू आउट द फिल्म सिर्फ और सिर्फ एडल्ट सीन दिखाए हैं,
स्टार्टिंग ले लो, पहला सीन एडल्ट से शुरू होता है, एंड तक जहाँ तक फिल्म जाती है एडल्ट सीन चलते ही रहते हैं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्टोरी आती है, फिर एडल्ट सीन, फिर थोड़ी स्टोरी आती है, फिर एडल्ट सीन। लेकिन वो मुझे गलत लगी, वो डिजर्विंग नहीं थी पिक्चर। उसकी जगह बहुत सी पिक्चर्स ऐसी थी वहाँ पे जो डिजर्व करती थी। हमारे इंटरव्यू के दौरान आपने एक चीज बताया कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हमारे पापा हमारे साथ हैं। जी। क्या ये कब तक चलेगा? क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ में आपको अकेला होना बहुत जरूरी है, Right. अकेला फील करना। राइट। तभी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल इतना जरूरी है, आपने बताया था बीच में। तो इतना कॉन्फिडेंट हम पापा की वजह से हैं। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनना चाहते आप? हमारे परिवार का शुरू से ये रूल रहा है, चाहे आप एक रोटी खाओ, चाहे आप बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ, कुछ भी करो साथ में करो। और हम यही करते हैं। ये मेरे ग्रैंड मदर 2014 में एक्सपायर हो गए, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ जितना टाइम भी उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया, उन्होंने हमें यही सिखाया था कि पूरी फैमिली को यूनाइट करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तो चलो बच्चे थे, उस चीज़ का हमें पता नहीं लगता था। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, मेरे छोटे भाई की शादी हो गई, अब मेरे घर में 2 साल का बच्चा भी है, लेकिन हमें अभी भी वो चीज़ पता है कि यूनाइट रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो वही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है हमारी फैमिली की। इंडस्ट्री का कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई दोस्ती नहीं है, कोई दोस्ती नहीं होती इंडस्ट्री में। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने म्यूजिक वीडियो पंजाब में किए हैं ज्यादातर, और यहाँ पे शॉर्ट फिल्म बनाया आपने जो इंडस्ट्री से थोड़ा सा हट के है। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको किसी ने शेयर किया हो या आपने कभी फील किया हो? इंडस्ट्री में अभी तक तो मुझे कोई खराब बंदा नहीं मिला, सही बताऊं तो अभी तक तो नहीं मिला। टचवुड आगे भी कभी ना मिले। या ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, और कुछ भगवान की कृपा लगा लो कि हमें गलत बंदा टकरा ही नहीं कभी। अगर कभी कोई गलत बंदा हमारी लाइफ में आता भी है तो वो ऑटोमेटिक भी छेड़ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले एक बीजीएम की बात बताई थी, तो वो जिस बंदे पे मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया था, वो नहीं अच्छा लगा तो वो अपने आप पीछे हट गया। लेकिन जिसने अभी उसका बीजीएम किया, एलके लक्ष्मीकांत नाम है उनका, उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे उसका म्यूजिक किया और सबको पसंद आ रहा है। तो हमारे लाइफ में तो यही होता है, अगर जो चीज़ अच्छी नहीं है वो अपने आप दूर हो जाती है। ये गॉड ग्रेस समझ लो, या दादा दादी का आशीर्वाद समझ लो, या कुछ भी समझ लो। फिल्म मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है? आपने बताया कि आपके साथ पेरेंट्स हैं, साथ हैं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा। जिनके साथ उनके परिवार नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं परिवार के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि एक पैशन होता है। बहुत सारे ऐसे स्टोरी हैं एक्टर को लेके, डायरेक्टर को लेके, जो फैमिली के अगेंस्ट जाके अपनी करियर शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री में। उनके लिए क्या एक प्रोसेस आप बताना चाहेंगे फिल्म मेकिंग को लेके कि किस तरीके से शुरुआत करें? मुझे ये लगता है पहले तो होता होगा, अभी नहीं होता। अभी सब साथ देते हैं? अभी साथ देते होंगे, 99% तो साथ देते होंगे। क्यों? आज के टाइम में हर मदर फादर को होता है कि उसका बेटा जो करना चाहता है या उसकी बेटी जो करना चाहती है उसको करने दो। पहले तो नहीं होता था, अभी तो होता है। कि आज के टाइम में जैसे अभी मेरा बेटा 2 साल का है, हमने पहले ही प्री प्लान करके रख लिया कि वो 3 साल का होगा तो उसको डांस एकेडमी में डालेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको टाइक्वांडो सिखाएंगे, एक्शन सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, एक्टिंग क्लासेस में डालेंगे। तो आजकल तो हर कोई पहले ही सोच लेता है, पहले नहीं होता था। पहले इसलिए शायद हो सकता है छोटे शहर की बात कर रहा हूँ। हाँ, छोटे शहर की भी बात कर रहा हूँ कि छोटे शहर में भी मुझे लगता है कि लोग ऐसे नहीं हैं अभी कि आपको ये चीज़ नहीं करनी। या अगर आप इनकेस अगर आपको मना कर भी देते हैं तो आपके पास ये है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप उसके थ्रू बन सकते हो। एक बार आप पॉपुलर हो गए या एक बार आपकी चीज़ अच्छी लगी तो अपने आप आपकी फैमिली पीछे चली जाती है। इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, आपने कभी सुना है या क्या आपका तजुर्बा है इस बारे में? लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, सुना तो है, लेकिन है कि नहीं वो नहीं बता सकता। क्योंकि हमारे सेट पे तो हम लड़कियों को बहन, माँ या रिलेटिव समझ लो, कोई भी उसकी नज़र से ही देखते हैं। तो हमारे सेट पे लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। जिन्होंने हमारे साथ काम किया उनको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। और बाकी सेट अभी अभी तक मैंने किसी के एक्सपीरियंस किए नहीं है, तो ये नहीं बता पाऊंगा कि क्यों है ऐसा। आपने बताया कि आपके भाई साहब भी एक्टर हैं। जी। आगे जाके आप अपनी फिल्मों में अपने भाई को काम देते हैं, लोगों के वो जो रिएक्शन आएंगे नेपोटिज्म को प्रमोट करें, उसके लिए कितने तैयार हैं आप?
नहीं, मुझे पता क्या लगता है कि नेपोटिज्म वर्ड से पहले ही वो इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि उनको लगेगा कि इस एक्टर ने इस डायरेक्टर के साथ काम किया है, ये नहीं लगेगा कि इस डायरेक्टर ने इस एक्टर को लेके काम किया है। इतना मैं श्योर हूँ उसके बारे तो में। तैयारी अभी से आप कर रहे हैं कि पहले बाहर अच्छा काम कर लो। हाँ, अभी कल ही हमारी बात हो रही थी, तो वो कहता यार तू ना इतने सारे एक्टर्स को म्यूजिक वीडियोस करवा चुका है, तूने मुझे नहीं करवाई, क्यों? तो मैंने कहा मैं यार ये चाहता हूँ कि तू म्यूजिक वीडियो से लॉन्च ही ना हो। अभी वो एड्स कर रहा है, मेरे ख्याल से उसने 100+ एड्स कर ली होंगी, लेकिन मेरा मेन ये है कि वो एक बड़े लेवल पे, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अच्छे लेवल पे जब लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको चाहे मैं म्यूजिक वीडियोस में काम करवाऊँ चाहे फिल्म्स में काम करवाऊँ, वो मेरा ही है। तो मेरा ये है कि वो अपने लेवल पे एक बार अच्छे लेवल पे लॉन्च हो जाए, फिर उसके बाद घर का तो बंदा ही है वो, उसको अच्छे से यूज़ करूँगा मैं। थिएटर में आजकल देखा है कि थिएटर में जो फिल्में रिलीज होती है, एक इंटेंशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली लोगों का होता है, बॉक्स ऑफिस का प्रेशर। राइट। मुझे 100 पार करना है, मुझे 200 पार करना है। क्या ओटीटी पे जो फिल्म लोग डाल रहे हैं आजकल, क्या वो सेफ जोन में प्रेफर कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं रहेगा? मुझे ये फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं, सेफ है क्या ओटीटी इस मामले में? देखो, फिल्म जब थिएटर में आती है, ठीक है, पहले होता था कि आपकी टिकट्स जो है वो फिजिकली सेल होती थी, ठीक है। हाँ, तब तो चलो हम छोटे थे, लेकिन हमारे डैड बताते थे ये चीज़, बताते हैं ये चीज़, तो पता लग जाता था कि इस शहर में इतनी टिकट्स सेल हुई हैं, इतना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और ये उसका बॉक्स ऑफिस है। आज के टाइम में जितना भी बॉक्स ऑफिस है वो होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है, तो आप उसको कभी लॉस में शो ही नहीं करोगे, चाहे आपको फेक नंबर दिखाने पड़े, चाहे आपको फेक टिकटिंग करवानी पड़े, चाहे आपको फेक ऑडियंस लेके जानी पड़े, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी और लोग कर रहे हैं, तो वो तो वैल्यू ही नहीं रखता बॉक्स ऑफिस। ओटीटी का आपको ये तो है कि समझ लो, अगर जैसे मैंने वैलिटी देखी, मैंने आपको बताया तो कि भाई मैंने वैलिटी देखी है, बहुत अच्छी है, आप भी देखो, या एबीसी कोई भी मैंने फिल्म, आपने कोई फिल्म देखी, आप मुझे रिकमेंड करो कि वर्ड ऑफ भाई माउथ। मैंने ये फिल्म देखी, ये अच्छी है, आप देख सकते हो। लेकिन थिएटर में ये चीज़ आपको नहीं पता लगेगी। ओटीटी का आपको ये फायदा है। और क्या ओटीटी के फायदे आपने बतौर फिल्म मेकर आपने ऑब्जर्व किया है इस मामले में? जैसे एक बताया मैंने बॉक्स ऑफिस का प्रेशर को लेके, हम्म। दूसरी डिस्कशन हमारी हुई एक लिबर्टी को लेके कि आप उस पे जिस हद तक जा सकते हैं आपको फ्रीडम मिलती है। राइट। और क्या बतौर फिल्म मेकर आपने फील किया ओटीटी ज्यादा बेटर है? ओटीटी में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सेंसरशिप नहीं है, ठीक है। सेंसरशिप का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई सीन या आपका डायलॉग या कोई आप ब्लड बाथ दिखा रहे हो या कुछ ऐसा एक्शन है जिसको सेंसर ने कट कर दिया, लेकिन वो लगता है आपको कि आपके स्क्रीन प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी के दम पे स्टोरी चल रही थी, तो वो आप उसको ओटीटी पे दिखा सकते हो। ओके। उसका आपको ये फ़ायदा है। लेकिन दूसरा ये है कि अडल्टिज्म बहुत बढ़ गया, अभी चलो कम हो गया, लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वेब सीरीज ऐसी हो गई हैं जो अडल्ट सीन्स कम करते जा रहे हैं। लेकिन पहले, आज से 2-3 साल पहले तो ऐसे था कि अडल्ट फिल्म्स नहीं, अडल्ट सीन इतने थे कि वो फिल्म अडल्ट फिल्म ही लगती थी। ये नुकसान है उसका कि अब उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। आप खुद को किस जोन में डालना चाहते हैं, फीचर फिल्म थिएटर के लिए या ओटीटी के लिए? फिल्म के लिए देखा जाए तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, बॉक्स ऑफिस भी और ओटीटी भी। आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो फिल्म थिएटर में आती है वो ओटीटी पे जाती ही जाती है, ठीक है। थिएटर में आपको वो ऑडियंस नहीं मिल पाती जो आपको ओटीटी पे मिलती है। तो दोनों ज़रूरी हैं, बॉक्स ऑफिस और ओटीटी भी। लेकिन फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो बॉक्स ऑफिस पे भी सबको अच्छी लगे और ओटीटी पे भी दोनों को अच्छी लगे, सबको अच्छी लगे। ये ना हो कि आपने एक अच्छे ग्रैंड लेवल पे शूट कर दी, लाइक एज मार्वल्स की फिल्म लगा लो, और उसमें स्टोरी कुछ नहीं है। एक बार पब्लिक थिएटर में गई, उसने देखा ग्रैंड सेट लगे हुए हैं, ग्रैंड लेवल पे वीएफएक्स किया हुआ है, क्योंकि थिएटर पे तो वो अच्छा ही लगेगा। आपने 3D ग्लासेस लगाए हुए हैं और आप फिल्म को देख रहे हो, आपको पसंद आई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आपको ओटीटी पे दोबारा अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे वो ग्रैंड चीज़ नहीं दिख पाएगी। और अगर सिर्फ ओटीटी के लिए आपने पिक्चर बनाई है, ठीक है,
अगर आपने सिर्फ स्टोरी ड्रिवन पिक्चर बनाई है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपको थिएटर में भी उतनी अच्छी लगे और ओटीटी पे भी उतनी अच्छी लगे। तो ये भी आपको देखना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है कि फिल्म दोनों तरफ एक समान होनी चाहिए और उसको वैसा ही विजुअल्स होने चाहिए। अगर वो थिएटर में अच्छी दिख रही है तो वो ओटीटी पे भी प्रॉपर अच्छी दिखनी चाहिए। ऐसी फिल्म तो मैं पक्का बनाना चाहूँगा ताकि ऑडियंस को एक वास्ट लेवल पे उस चीज़ का एक्सपीरियंस मिले। अभी शुरुआत कर चुके हैं आप फिल्म इंडस्ट्री में, एक जर्नी आपकी शुरुआत हो चुकी है। राइट, किन चीज़ों से बचेंगे आप, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है राइट। जहाँ लोग काम करते करते एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, काम से डाइवर्ट होके। आप खुद कितने प्रिपेयर हैं इन चीज़ों को लेके? देखो, फिल्म इंडस्ट्री या आपकी रियल लाइफ, ठीक है, तो सब में दो ही चीज़ें होती हैं जो सबसे ख़राब मानी जाती हैं। एक, अगर आप लेडीज़ के चक्कर में यानी शबाब के चक्कर में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या दूसरा आप किसी नशे के चक्कर में या जैसे पुराने लोग बोलते थे शराब के चक्कर में अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको ख़राब कर सकती हैं। तो इन दोनों चीज़ों से खुद को बचाने के लिए मैंने दो ही प्रिपरेशंस अच्छे लेवल पे करी। एक, लव मैरिज कर ली छोटी सी एज में, यानी 24 का था जब मैंने लव मैरिज कर ली। तो शबाब वाला सीन तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब तो मेरे घर में बच्चा भी है तो दूसरी तरफ बंदा देख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो और दूसरी चीज़ है शराब, जो हमने शुरू से ही कभी उसको हाथ लगाया ही नहीं और गारंटी है कि आगे भी कभी लगाएंगे नहीं। क्यों? हमारे फैमिली एथिक्स ही ऐसे हैं। शुरू से किसी ने इस चीज़ को, शराब को, नशे को, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, तो हमें भी वही सिखाया है कि इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुशी और जो एंजॉय हमको अपनी फैमिली के साथ बैठ के मिलता है ना, वो हमें कहीं नहीं मिलता। इसलिए हम ना पार्टीज अटेंड करते हैं, ना कभी ये डिस्को बार हैं किसी चीज़ में जाते हैं। तो हमें उस चीज़ की लत है ही नहीं। सिर्फ फैमिली के साथ बैठते हैं, नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं और एंजॉय करते हैं, बस। फैमिली मैन है आप। फैमिली मैन कह सकते हो आप। आगे के कुछ प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं कि इसके बाद ब्रेक ले रहे हैं या कोई स्टार्ट है कुछ? नहीं, ब्रेक तो नहीं, अभी जस्ट एक स्क्रिप्ट ख़त्म करी है, उसका नाम हमने अपना घर रखा है। उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि अपना घर की जो शूटिंग है वो मैं नेक्स्ट वीक शुरू कर रहा हूँ। अपना घर बेसिकली हमने एक औरत की जर्नी दिखाई है, यानी एक लड़की की जर्नी दिखाई है जो थ्रू आउट द लाइफ अपना घर ढूंढती रहती है। इसकी कहानी आपने खुद लिखी है? हाँ, ये कहानी मैंने खुद लिखी है। और पापा का कोई इन्वॉल्वमेंट कहानी में, कुछ करेक्शन? पापा ने आइडिया दिया था स्टार्टिंग। ओके, आइडियाज मतलब हाँ, पापा पापा का आइडिया था ओके। कि इस चीज़ पे भी हम कुछ बना सकते हैं, तो इस पे स्टोरी लिखी है, स्क्रिप्ट तो आपकी पकड़ राइटिंग और डायरेक्शन दोनों पे है? जी। ओके। और आगे क्या आप दूसरी की स्टोरी पे भी काम करेंगे या आपकी खुद की लिखी हुई होनी चाहिए? नहीं, ये तो ज़्यादा ये है कि खुद की लिखी होनी चाहिए। ओके, क्योंकि क्योंकि खुद उसमें की ना कहानी पे boundings, आपकी पकड़ बहुत राइट, ज्यादा होगी। उसमें बाउंडिंग्स नहीं रहती। अगर आप किसी और की चीज़, फॉर एग्जांपल कोई राइटर मेरे पास अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, ठीक है, तो या तो वो राइटर ऐसा होना चाहिए कि वो बोले कि सर आपको फ्रीडम है, मैंने ये चीज़ बना दी, आप इसको किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो, ओके। ठीक है। या फिर वो मेरे साथ बैठ के लिखे कि ये मेरा आइडिया है, मैं इस चीज़ को आगे बनाना चाहता हूँ। तो फिर हो सकता है ना कि मैं भी उस चीज़ को और बेटर तरीके से उसको बता सकूँ कि यार ये नहीं, यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, या इस चीज़ को, स्टोरी को ऐसे मोल्ड कर सकते हैं ताकि वो और बढ़िया निकल गया है। नहीं तो फिर मेरी अपनी स्टोरीज तो है ही। बहुत मजा आया शिवम भाई बात करके आपसे। आपके फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आने वाले जो आपने प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया, बहुत कमाल की स्टोरी लगी। आई होप लोगों को भी पसंद आए। थैंक यू भाई। और ये भी बताना चाहूँगा कि अभी एक हम वेब सीरीज पे भी काम कर रहे हैं, तो वो भी जून या जुलाई में हम ऑन फ्लोर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सारे थैंक यू प्रोजेक्ट्स के भाई, लिए। थैंक यू सो। थैंक यू।